Hi guys, welcome to More Classes. This is Samore and today I'll teach you the editorial from the Hindu. Title is Timely Windfall. Timely Windfall, and here you can learn the many vocabulary because this editorial मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत सारी बुक आप सीखने वाले हो। यहाँ से हमें पहले ही पता चल रहा है टाइमली तो सबको पता ही होता है, विंडफॉल का मतलब नहीं पता होता है। मुझे मालूम है विंडफॉल, जब मैं शुरू में पढ़ता था तो उसमें मुझे भी नहीं मालूम था विंडफॉल, तो मैंने इसे याद किया। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा से पूछा जाता है, आपकी सीजीएल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, वहाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। तो ये जो एडिटोरियल है पूरा देखना आप, और यहाँ से आप डेफिनेटली बहुत सारी बुक आप सीखने वाले हो जो आपका किसी भी एग्जाम में हो सकता है। पीजीटी इंग्लिश का हो सकता है, टीजीटी का होता है, सीजीएल है, सीएचएसएल, आपको यही सारी बुक आप सीखनी है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भैया डिटेल में क्या है। टाइमली विंडफॉल मतलब समय से एक प्रॉफिट होना। विंडफॉल का मतलब होता है सडन प्रॉफिट होना। क्या होना? सडन प्रॉफिट। आप लिखते जाइए प्रॉफिट। अगर अचानक से कोई फ़ायदा हो रहा है इसको बोलते हैं विंडफॉल। क्या बोलते हैं? विंडफॉल। तो पता चल रहा है टाइमली यानी समय से कोई फ़ायदा हो गया अचानक से। क्या है इसका सबटाइटल, वो देख लेते हैं। सबटाइटल में लिखा हुआ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ट्रांसफ़र इज मच नीडेड बफर। बफर का मतलब कोई स्टॉक में कोई चीज़ रखी होती है, उसका ट्रांसफ़र किया गया है। बट लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ तक फर्स्ट क्लॉज हो गया सेंटेंस का। सेकंड क्लॉज क्या दे रखा है कि बट देयर आर रिस्क, कुछ वहाँ रिस्क भी है। क्या है? इन बैंकिंग ऑन दी सरप्लसेज, कि बैंक में कुछ चार्जेस लगा दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। सरप्लसेज का मतलब होता है चार्ज। क्या है ये? मैं लिख देता हूँ कि चार्जेस लगा दिए जाते हैं तो उसको सरप्लसेज बोलते हैं, और उससे डायरेक्टली फ़ायदा किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को होता है, मतलब आरबीआई में जाता है तो सीधे गवर्नमेंट बोल दीजिए, क्योंकि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको फ़ायदा होता है। सरप्लस इसका मतलब समझ आ गया कि आरबीआई ने मान लीजिए मच नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस बफर को दिया है, यानी उन्होंने पैसे दिया था आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट देयर आर रिस्क, यहाँ पर रिस्क भी है। किस चीज़ का? बैंकिंग ऑन दी सरप्लसेज, कि तुमने चार्जेस तो लगा दिए, उसका क्या नुकसान होने वाला है देश को। अब क्या नुकसान होने वाला है वो जाके जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखते हैं आज क्या क्या बहुत सारी बुक मिल रही है। एक नोटबुक लेके रखिए आप, और वहाँ देखो कितनी सारी बुक आप सीखने वाले हो। अब मैं पढ़ता हूँ क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, यहाँ से देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन था टू ट्रांसफ़र करने का 99,122 करोड़ ऑफ सरप्लसेज टू द सेंटर कम्स एज अ विंडफॉल। सेंटर के लिए एक विंडफॉल हुआ, टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को विंडफॉल हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। कितने का हुआ? 99,122 करोड़ रुपए का, और ये क्या था? चार्जेस लगे हुए थे, उसका ट्रांसफ़र किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, यहाँ तो फर्स्ट क्लॉज समझ आ गया। सेकंड क्लॉज देखते हैं। एट अ मोमेंट यानी इस समय, मोमेंट का मतलब इस क्षण। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, देखो मैं थोड़ा इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। मोमेंट का क्या मतलब होता है? क्षण। ठीक है, इस क्षण वैन, जब द फेरोशियस का मतलब घातक होता है। क्या होता है? घातक या खतरनाक भी बोल सकते हैं। ठीक है, फेरोशियस सेकंड वेव मतलब दूसरी लहर ऑफ कोविड-19। पैंडेमिक का मतलब जानते ही हो आप। ठीक है, पैंडेमिक चल रहा है। पैंडेमिक हैज़ लाइकली अपेंडेंट, जिसने अपेंडेंट का मतलब मोड़ लेना। क्या लेना? मोड़ लेना। ठीक है, अपेंडेंट मोस्ट प्रोजेक्शंस फॉर द इकोनॉमी इंक्लूडिंग रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू अजम्पशन, तो यहाँ तक सेंटेंस हो गया फिनिश। अब मैं इसको डिटेल में लेके चलता हूँ। अब क्या है कि यहाँ तो इतने करोड़ का फ़ायदा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ट्रांसफ़र किया है सरप्लसेज को। एट द मोमेंट व्हेन द फिर खतरनाक अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, हैज़ लाइकली अपेंडेड, उसने मोड़ लिया मोस्ट प्रोजेक्शन मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? काम होता है, लेकिन फिजिक्स में प्रोजेक्शन का मतलब क्या सीखते हैं? प्रक्षेपण सीखते हैं। ठीक है, फॉर द इकोनॉमी के लिए बहुत सारे काम, जैसे इंक्लूडिंग रिवेन्यू एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशंस को रिवेन्यू था तो उसको क्या एजम्पशंस करना, मतलब कैलकुलेट करना, आकलन करना। एजम्पशन का मतलब यहाँ पे आकलन है, या वैसे तो अनुमान होता है। क्या होता है? अनुमान होता है, लेकिन यहाँ पे आकलन के लिए यूज हुआ है। द पे आउट का मतलब मनी। पे आउट इज जस्ट वेट एंड द पे आउट इज ऑलमोस्ट डबल। पे आउट जब किसी को पैसे दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पे आउट। क्या क्या देते हैं? पैसे देते हैं, उसको पे आउट बोलते हैं। नेक्स्ट है पे आउट इज ऑलमोस्ट डबल, कि जो पे आउट है पैसे दिए गए वो डबल थे। वो कितने थे? 53,511 करोड़ रुपये थे।
करोड़ दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैड बजटेड फॉर बाय वे ऑफ। बाय वे ऑफ का मतलब होता है के रूप में। यहाँ से मैं फिर से मैं कर देता हूँ हाईलाइट। बाय वे ऑफ इसका मतलब होता है के रूप में। यहाँ नोट करना, क्योंकि आप जब सेंटेंस फॉर्मेट करते हो ना तो वहाँ पे ऐसे लिखोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाय वे ऑफ डिवाइडेंड, डिवाइडेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ। जैसे मान लीजिए मैं डिवाइडेंड का मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड है स्टूडेंट वो तो जान जाएंगे, बट डिफरेंट स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक का आपने कैपिटल को अरे लगाया किसी में, और उसमें दो लोग थे और उसमें दोनों ने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है टोटल कैपिटल, ठीक है, उसको दो जगह बांटते हैं, डेट इज कॉल्ड डिवाइडेंड, उसका हिस्सा हो गया, ठीक है। और रिसीट, रिसीट का मतलब जो प्राप्त की हुई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें क्या हुआ 53,511 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, ठीक है, जो बजट में पेश किया था, ठीक है। उनको लगा कि जैसे कि हमें जो फ़ायदा होने वाला, रिसीट का मतलब फ़ायदा है, जैसे कि अब मैं बता दूं ये सरप्लसेस जो होते हैं चार्ज लगा देते हैं, वो चार्ज किसको फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए वो रिसीट है। क्या है, रिसीट। क्लियर हो गया। लेकिन हमारे लिए वो क्या है, चार्जेस हैं। तो उन्होंने जो रिसीट का डिवाइडेशन कर दिया था या बजट के फॉर्म में दे दिया था कि भाई इतना इतना इस में लगेगा, इंक्लूडिंग फ्रॉम नेशनलाइज बैंक। अब जो भी जो रिसीट मिलने वाली थी नेशनलाइज से थी, नेशनलाइज बैंक जैसी बहुत सारी अभी कितने 19 बैंक्स हैं ना। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, कैपिटल है, टाटा कैपिटल कुछ करके। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो मनी लेंडर होते हैं उनके लिए बोला जाता है। तो ये क्लियर हो गया। that the RBI has generated the surplus that is over 73 higher than what is posted for the previous 12-month period ended June 2020। अब ये फर्स्ट क्लॉज है और ये स्टार्ट हुआ यहाँ से। क्या है, that the RBI has generated, RBI ने जनरेट किया कि सरप्लस that is over 73% हायर, पिछले साल के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 73% ज़्यादा था, ठीक है। डेट इज वॉज पोस्टेड फॉर 12 मंथ्स पीरियड, जो 12 महीने के दिनों में लगता है चार्जेस, ठीक है, वो पिछली बार से 73% ज़्यादा था। एंडेड जून 2020, ठीक है, हमारे जून तक 2020 तक। इट इज़ आल्सो नोटवर्दी, ये ध्यान, नोटवर्दी का मतलब ध्यान देने योग्य बात है या मेंशन करने वाली बात है। क्या है, इट इज़ नोटवर्दी व्हेन द कंसीडर्ड that the bank just change its accounting calendar from July to June। अभी क्या हुआ कि पिछले साल से उन्होंने क्या किया, जुलाई टू जून इनको कैलेंडर कर दिया था, जो कि पहले क्या होता था मार्च टू अप्रैल हुआ करता था, सॉरी अप्रैल टू मार्च हुआ करता है, क्योंकि फर्स्ट मार्च को आपका इकोनॉमिक कैलेंडर लगता है बैंकों में। अच्छा, फॉर्मेट बाई ट्रंकेटिंग इट्स मतलब इसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू 9 मंथ पीरियड। अब इन्होंने 3 महीने का गैप हो गया, तो ये 9 मंथ पीरियड का ही क्या है, इनको सरप्लसेस मिले थे 53,000 जो ऊपर बताए थे मैंने, जो कि 73% हायर थे इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया। ट्रंकेटिंग का मतलब होता है छटनी करना या कम करना या काट देना। क्या होना, ट्रंकेट का मतलब काट देना। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। द RBI's एनुअल रिपोर्ट, जो सालाना रिपोर्ट है, रिलीज ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या रिलीज हुई। ध्यान रखना किसी दिन या डेट से पहले ऑन आता है। शो करता है क्या, रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट शोज करती है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको रूल बता देता हूँ। RBI's एनुअल रिपोर्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई, शोज रिप्रेजेंट यहाँ पे की गई है। तो शोज डैट शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। इन द एक्सपेंडिचर वॉज ए मेजर फैक्टर फॉर बूस्टिंग द सरप्लसेस स्पेशली एज द इनकम फेल बाई 11%। अब यहाँ से देखिए कि क्या शो करता है, जो RBI की रिपोर्ट है वो शो कर रही है डेट 63% शार्प हुआ है। क्लियर है, गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट की रिसीट के लिए। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हुई है क्या, इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम हुआ है। वॉज ए मेजर फैक्टर फॉर बूस्टिंग सरप्लसेस, ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक सरप्लस है, स्पेशली एज इनकम फेल बाई 11%। और अगर हम देखें तो कि 11% इनकम क्या हो चुकी है लोगों की, कम हो चुकी है, फिर भी उनको चार्जेस का ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। वैसे इनकम नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन चार्जेस का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
हाउएवर मतलब हालांकि द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द रियल टर्म वॉज 50,629 करोड़। कितना? 50,629 करोड़ ऑफ एक्सचेंज गेन रियलाइज्ड। क्या है? एक्सचेंज गेन फ़ायदा रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से जो फ़ायदा हुआ है वो लगभग 50,629 करोड़ रुपये है। ये एक्चुअली में ग्रॉस नहीं कहेंगे, इसको नेट कहेंगे, नेट प्रॉफिट करेंगे। क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। क्योंकि गवर्नमेंट का एक काम नहीं होते, आपको लग रहा हो कि नोट चेंज करने वाली, नोट चेंज करने वाला नहीं, हम कोई प्रोडक्ट देते हैं वहाँ से पैसा आता है, या हम किसी को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया? आगे देखें। द सेंट्रल बैंक विच एडमिट्स, स्वीकारती है, इंटरवेनिंग, हस्तक्षेप करना, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्मूथ वॉलेटिलिटी का मतलब होता अस्थिरता या चंचलता कह सकते हैं। क्लियरली हैड वेरी बिजी टाइम मॉपिंग द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो डेट एक्सीडेड $81 billion at gross level in the last financial year, as well as the sizable portfolio investment from the overseas। अब यहाँ तक सेंटेंस हो गया, तो ये कहाँ तक हो गया मैं दोबारा से बता देता हूँ यहाँ से। और हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये यहाँ से। ये देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक क्लॉज नहीं है। आप सेंटेंस को कितना भी बड़ा कर सकते हो क्लॉज को जोड़ते जोड़ते। क्लियर? तो फिर से देखते हैं हम। द सेंट्रल बैंक बिच, सेंट्रल बैंक एक आपका कंजंक्शन है, और इससे पहले जो भी एंटीसीडेंट आएगा उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट यानी जो नाउन है जो भी यहाँ पे उसके सिंगुलर या प्लूरल उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला रूल है। क्लियर हो गया? तो देखते हैं आगे। अब देखिए द सेंट्रल बैंक, थोड़ा सा लिखता हूँ। द सेंट्रल बैंक विच एडमिट इंटरवेनिंग, इसने स्वीकारा है कि इसमें इंटरवेनिंग किया, हस्तक्षेप किया इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टू स्मूथ वॉलेटिलिटी, कि उसमें जो है चेंज आता रहे, फ्लो होता रहे। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है चंचलता, अस्थिरता, यानी स्टेबिलिटी ना हो उसके अंदर, यानी कि किसी चीज़ का फ्लो का आवागमन रहे या फ्लो चलता रहे। इसका सेंस यहाँ पे ही है कि क्लियरली हैड वेरी बिजी टाइम मॉपिंग या मॉप अप का मतलब किसी को पीछे कर देना। क्या कर देना? पीछे कर देना या रिकॉर्ड को तोड़ देना। टाइम मॉपिंग अप द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो डेट एक्सीडेड मतलब पहले से ज़्यादा $81 बिलियन एट ग्रॉस लेवल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर हम बात करें पिछले साल के मुकाबले जो इन्वेस्टमेंट हुई है या पैसा लगाया गया हमारे देश में वो कितना था? $81 बिलियन ज़्यादा था। ठीक है, एक्सीडेड लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? एज वेल है, साथ ही साथ साइजेबल मतलब बहुत बड़े रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है साइजेबल, बहुत बड़े रूप में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओवरसीज मतलब बाहरों से बहुत बड़े बड़े रूप में क्या पैसा आया हमारे देश में। स्टिल अभी भी 69% इंक्रीज इन एक्सचेंज गेन। अगर एक्सचेंज गेन की बात करूँ तो मैं 69% का फ़ायदा हुआ है इन रेस्पेक्ट लास्ट ईयर। क्लियर हो गया? ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, अगर पिछले प्रीसीडिंग मतलब पिछले 12 महीने पीरियड में देखें हम, प्रॉम्प्ट मतलब उत्साह है या उकसाना, प्रॉम्प्ट का मतलब उकसाना या उत्तेजित करना या प्रॉम्प्ट करना या फिर इंसाइट करना। द क्वेश्चन एज टू वेदर RBI फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वर ऑल एंटायरली एम्ड एट, एम के साथ हमेशा एट आता है, कभी कभार टू आ जाता है लेकिन दो वर्ब के लिए, लेकिन अगर उसका उद्देश्य होता है तो क्या लगता है हमारा? एट लगता है। क्लियर हो गया? आगे देखें। अब देखिए एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द रुपीज़ वैल्यू। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन उठता है कि RBI जो चेंज कर रही है ट्रांजेक्शन में एंटायरली एम्ड एट, उसका क्या कि रुपये की जो वैल्यू है वो क्या बनी रहे। क्लियर हो गया? आगे देखें। गिवन मैग्नीट्यूड, अगर हम इसका पूरा परिणाम देखें, इकोनॉमिक डिस्रप्शन का मतलब टूट फूट जो हुई है कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग पैंडेमिक, ऑनगोइंग जो अभी हमारा पैंडेमिक चल रहा है,
ठीक है, कोविड-19 का, उसमें जो भी दिक्कतें हुई हैं, एंड द लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑन द कॉस्ट दैट इकोनॉमी इज going to have a bear in the coming month. The RBI transfer surely provides a much needed buffer to the government's finances. अब ये क्या कह रहा है, गिवन मैग्नीट्यूड द इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग पैंडेमिक, जो पैंडेमिक की वजह से हमारे डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है खंडन करना या दिक्कत होना। अब दिक्कत लिखी यहाँ पे, दिक्कत, ठीक है, या प्रॉब्लम, कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग पैंडेमिक की वजह से जो दिक्कत हुई है, या फिर हम बोलें लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑन द कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है, डेट इकोनॉमी इज गोइंग हैव टू बेयर इन द कमिंग मंथ, उसका भुगतान हमें थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए कोविड-19 की वजह से, उसका जो भुगतान कह सकते हैं, या फिर उसका जो परिणाम, बेयर इन का मतलब परिणाम मिलने वाला है कि अगले महीने में, जो आने वाले महीने हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, उसका जो लॉकडाउन का असर है वो हमें दिखेगा, ये कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। आरबीआई ट्रांसफर श्योरली प्रोवाइड ए मच नीडेड बफर, जो मच नीडेड, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जिस स्टॉक की, किसकी, पैसे की, टू गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ठीक है, गवर्नमेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसने दे दिया। हाउएवर, हालांकि द बोथ सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक नीड टू बी कॉग्निजेंट का मतलब अपने संज्ञान में लेते हैं, कॉग्निजेंट का मतलब संज्ञान में लेना या नॉलेज होना, ऑफ रिस्कों को ध्यान में रखें, इन मेकिंग द हैबिट ऑफ बैंकिंग ऑन दी सरप्लसेज, की जो सरप्लसेज लगाए गए हैं उसको दिक्कत तो होने वाली है। टू कुशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा कर देना, जैसे कुशन का मतलब गद्दी लगा देते हैं ना सोफे पे तो और भी अच्छे लगते हैं, डेट इज कॉल्ड कुशन। ऐसे ही जो कुशन चार्जेज लगा गए हैं, कुशन है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कॉफर का मतलब होता है कि, अब देखिए कॉफर का मतलब है कि यहाँ पे इसको संदूक, तिजोरी, कुछ भी बोल दीजिए, ऑन जो सरप्लसेज लगाने के बाद जो गवर्नमेंट को पैसा दिया गया उसको किसमें, पैसे जो दिए गए हैं गवर्नमेंट को, उसमें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हुआ है क्योंकि वो अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकती है। आफ्टर ऑल, हालांकि, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब हालांकि या आखिरकार दोनों ही होता है। जस्ट 2 ईयर अगो, 2 साल पहले की बात है, द आरबीआई हैड ट्रांसफर्ड आ रिकॉर्ड 1.7 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर, मतलब उन्होंने क्या है, सेंट्रल उसमें आरबीआई ने 2 साल पहले 1.7 लाख करोड़ रुपए इसको दिया गया था, किसको दिया गया था, गवर्नमेंट को दिया गया था। वाइल द रिजर्व बैंक हैज़ एंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया था क्या, इट मेंटेन्स कंटिजेंसी, मतलब आकस्मिक या सडन, क्या होता है सडन या अचानक, रिजर्व एट एग्जैक्टली 5.5 ऑफ द ओवर ऑल साइज ऑफ इट्स बैलेंस शीट, कि उस पर 5.5 का रिजर्व होना चाहिए पैसे, जो मान लीजिए कैपिटल है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए है तो उसका 5.5 रिजर्व होना चाहिए, कंटिजेंसी फंड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, नो आरबीआई के पास। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं क्या है। द लेवल ऑफ द रिजर्व्स प्रोवाइड्स लिटिल विगल रूम का मतलब होता है थोड़ी सी गुंजाइश होना, क्या होना, गुंजाइश होना, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट ए सडन, कि मतलब, और इसको थोड़ी सी, जो 5.5 है कंटिजेंसी फंड जो होता है 5.5 के लिए बात की गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। कैसे, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस इज एट द लोअर एंड ऑफ 5.5 टू 6.5 बैंड रिकमेंडेड बाय द बिमल जलान कमेटी थी, उन्होंने ये बोला था कि जो कंटिजेंसी फंड है वो 5.5 से लेकर के 6.5 तक होना चाहिए। क्लियर, ऐसा बोला था, लेकिन ये लोअर लेवल पे है, अभी क्या है, लोअर लेवल पे है, 5.5 ही रह गया है, तो इससे ज़्यादा भी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मान लीजिए अभी जिस तरह की पैंडेमिक चल रहा है, क्या मालूम कब तक चले, इसलिए और पैसा रिकॉर्ड, मतलब इनके पास, आरबीआई के पास होना चाहिए। विद द गवर्नमेंट फेसिंग द लाइकलीहुड द ओवर शूटिंग इट्स बजट बोरोइंग, मतलब ज़्यादा ओवर शूटिंग मतलब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इट्स बोरोइंग मतलब बैंकों से क्या ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। गिविन द हायर स्पेंडिंग नीडेड टू बोल्स्टर, मतलब सहारा देना, वैक्सीनेशन, कि जो पैसा दिया गया है, हायर स्पेंडिंग हो रही है किस पे, बोल्स्टर, वैक्सीनेशन के लिए, कि वैक्सीनेशन दी जाएगी, ऐसा उसको लग रहा है आरबीआई को, तो ये बेटर है। हेल्थ केयर एंड डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट, कि हेल्थ केयर में या डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट जो किसानों के लिए पैसे दिए गए हैं। द आरबीआई बैलेंस शीट कुड स्वेल साइज दिस ईयर टू, और जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से, और स्वेल का मतलब बढ़ना, स्वेलिंग का मतलब जानते हैं फूलना होता है या बढ़ना होता है, तो बैलेंस शीट इस तरह से और भी बढ़ जाती है, क्या, उधार लेने की। दिस वुड बी होप का मतलब होता है, देखिए, अब देखिए बिहोव का मतलब जो योग्य होना, क्या होना, योग्य होना या अप्रोप्रिएट होना। इट वुड बी
वी होप पॉलिसी मेकर ये उनके लिए अप्रोप्रिएट होगा टू रिमेंबर, ध्यान रखना डेट द सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अंत में आरबीआई ही पैसा देती है, टू द नेशन देश के लिए, एज ए होल पूरे देश के लिए, इट कैन इल अफोर्ड टू बी लेस देन एडिक्वेटली फंडेड टू मीट एवरी कंसीवेबल, मैंने प्राप्त करने वाली कंटिजेंसी। तो कहने का मतलब है कि पॉलिसी मेकर उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इस तरह से जो लिमिट बताई गई 5.5 से लेकर कंटिजेंसी फंड की 6.5 तक के बीच में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो उन्हें पर्याप्त रूप में पैसा दिया जा सके, किसको, देश के लिए, जो कि हेल्पफुल हो सकता है। क्लियर। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे डेफिनेटली बताएं, ताकि मैं आपकी समस्या को हल कर पाऊँ। और डेफिनेटली जो बुकैब मैंने हाईलाइट की है एक बार नोट कर लें। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें, यही पूछी जाती है बार बार, और इससे बेहतर कोई सोर्स नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।